मुझे द्वारका माई चाहिए। देखिए, मुझे गलत मत समझिए। ये जमीन वैसे भी अंग्रेज सरकार मेरे नाम कर चुकी है, पर मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, क्योंकि आप यहां काफी समय से रहते आए हैं। देखिए, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, जहां भी जाकर अपना घर बनाएंगे वो जगह खुद ब खुद द्वारका माई बन जाएगी। लेकिन मुझ जैसे व्यापारी के लिए ये जगह बहुत जरूरी है। साईं, मैं यहां एक मिल लगाना चाहता हूं जिसमें गांव वालों को रोजगार मिलेगा। अब मेरे लिए ना सही, इन गांव वालों के लिए ये जगह खाली कर दीजिए। बस इतनी सी बात। साई, क्या तुम सच में जा रहे हो अपनी द्वारका में छोड़कर? तात्या, साई अपने लिए कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। हमें इसके लिए बड़ों की मदद लेनी होगी। जाओ और अपने आई बाबा को बुला के आओ। चंपा, तुम भी जाके पूरे गांव वालों को बुला के आओ। मैं यहीं रहूंगी साई के साथ। अप्रतिम, अद्भुत। अरे चियो, हाँ? क्या देख रही हो? तुम कैसे पीछे रह गई खाने में? आओ खाओ। हाँ हाँ। सरकार, अब तक तो उन लोगों ने साई को उठाकर बाहर फेंक भी दिया होगा, है ना? इतना सरल नहीं है पंता। उसकी मुंह बोली माँ है ना, बाइज़ाक का, पूरी शिरडी में शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लिया होगा उसने अब तक, और लेकर जा रही होगी खंडर की तरफ। लेकिन ये देखना रोचक होगा कि रत्नाकर और सरकारी आदेश के सामने वो कितना टिक पाती है। हरिओम। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह दादा, वाह दादा, क्या चाल चली है तुमने। दादा, इसका मतलब बहुत जल्द शुभ समाचार हमारे कानों तक पहुंच जाएगा, है ना? हरिओम। आई 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 आई, वो लोग साई को द्वारका माई से निकाल रहे हैं। क्या? हाँ। रेहाना मौसी,
भाइयों सुनो, कुछ लोग साई को द्वारका माई से निकाल रहे हैं। चलो चलो। कहाँ रह गए सारे लोग? समय हो गया है लक्ष्मी। इसके पास सामान नहीं है तो बाहर आने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? नंदलाल, धैर्य रखना सीखो। देखो, मेरे एक बार कहने पे ये यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। इसे थोड़ा सा समय और दे देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा। मेरे लिए परेशान मत हो लक्ष्मी। रुको साई। लेकिन दादा, बाइजा अक्का को तो तुम जानते ही हो, कैसे वो गांव की औरतों को लेकर हमारे वाड़े के सामने बैठ गई थी उस दिन। कुछ नहीं कर सकती वो, कुछ नहीं। इस बार रत्नाकर के पक्ष में अंग्रेज सरकार है, और जानती हो, फिरंगियों ने तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को घुटने पे ला दिया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आज का दिन अंतिम दिन है उस साई का उस खंडर में। हरिओम। तो ये कारण है इनकी खुशी का। नर्मदा, तुम द्वारका माई जाओ। वो लोग साई को द्वारका माई से बाहर निकाल रहे हैं। क्या? हाँ, जाकर देखो क्या हो रहा है। जल्दी जाओ। ठीक है वाइली। मैं जब भी संकट में होती थी आपको याद करती थी साई। इस समय आपको मदद की जरूरत है। अब मैं आपकी मदद करने के लिए किससे कहूं? भाईसामा, बीच में नहीं बोलोगे तुम। सुना तुमने? नहीं बोलोगे तुम बीच में। कोई भी तुम्हें यहां से जाने को कहेगा और तुम चल दिए। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। पहले तो इस प्रकार मिल बनाएंगे आप शिरडी में। एक तरफ अपने गृह प्रवेश में लोगों को आमंत्रित करते हैं और दूसरी तरफ लोगों को अपने घरों से निकालेंगे आप। प्रणाम। लगता है आप भी साई की भक्त हैं। मैं भी इनका बहुत सम्मान करता हूं। बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन देखिए, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये तो एक सरकारी कार्य प्रणाली के तहत हो रहा है। इसमें निजी कुछ भी नहीं है। ये जमीन मैंने अंग्रेज सरकार से खरीद ली है। मेरे पास कागज हैं इस बात के।
सरकार ने अधिकृत तौर पर यह जमीन मुझे आवंटित की है। इसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं है। नंदलाल, ये कागज हैं, आप चाहें तो देख लीजिए। ये द्वारका माई है। सिर्फ शिरडी नहीं, आसपास के गांव वालों की आस्था का प्रतीक है ये द्वारका माई। दुखियारों का सहारा है ये द्वारका माई। हर भेदभाव से मुक्त सबका आश्रय है ये द्वारका माई। आपके कागज के टुकड़े में ये सिर्फ एक जमीन होगी, लेकिन साईं पर आस्था रखने वालों की दुनिया बसती है यहाँ। इसका सौदा नहीं हो सकता। आपको जमीन तो और भी मिल जाएंगी। ऐसा माँ? हाँ माँ हूँ, और जब माँ ने कहा है कि तुम बीच में नहीं बोलोगे तो तुम्हें माँ की बात माननी होगी। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। द्वारका माई बिकाऊ नहीं है, मतलब नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कौन है जो साई को द्वारका माई से निकालना चाहता है? नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? साई कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे साई। साई कहीं नहीं जाएंगे, द्वारका माई साई की है, साई यही रहेंगे। एक फकीर के समर्थन में इतने लोग, इतना आक्रोश। यही है वो जो साई को द्वारका माई से निकाल रहा है। हम इस पापी को शिरडी से बाहर निकाल देंगे। हाँ हाँ, बाहर निकालेंगे इसे। नमस्कार मालसापति जी। प्रणाम अप्पा। भाइयों, आप लोग बिना किसी वजह के क्रोधित हो रहे हैं। देखिए, आपका क्रोध जायज होता अगर मैंने साई के साथ कोई जोर जबरदस्ती की होती, इन्हें डराया धमकाया होता या कोई बुरा व्यवहार किया होता। मैंने तो साई को केवल यह सूचना दी थी कि अंग्रेज सरकार ने यह भूमि मेरे नाम कर दी है, क्योंकि मैंने इसे खरीद लिया है। मेरे पास इसके कागजात भी हैं। हमें ना तुम पर विश्वास है, ना तुम्हारे किसी कागज पर। अपने साई पर तो है, उन्हीं से पूछ लो। साई, आप ही बताइए ना इन सबको, क्या मैंने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती की थी? ये सच कह रहे हैं। मैंने खुद हामी भरी है यहां से जाने के लिए। देखा आप लोगों ने, हो गई सबकी तसल्ली। किसी को अब भी कोई संदेह बाकी है तो दूर किए देते हैं। और जहां तक आप लोगों की ये चिंता है कि मैं साई को शिरडी के बाहर भेजना चाहता हूं, तो ये बिल्कुल बेवजह है। बल्कि मैं तो साई को गांव के बाहर से गांव के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसी जगह जहां यहां से बेहतर व्यवस्था होगी, बेहतर सुख सुविधाएं होंगी। आपको क्या लगता है, क्या हम साईं के बारे में ये सब नहीं सोचते? क्या हमें उनकी फिक्र नहीं है? सब सुख सुविधाओं को छोड़कर साईं ने इस जगह को चुना था। रत्नाकर जी, साईं के लिए द्वारका माई एक निवास स्थान है। साईं हमेशा से यहीं रहते आए हैं और यहीं रहेंगे। साई कहीं नहीं जाएंगे, ये साई की द्वारका माई है। साई की द्वारका माई है ये। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ तुम। साई कहीं नहीं जाएंगे, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ तुम। समस्या को सुलझाया जा सकता है। हर एक बात इन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है।
साईं, किसी को किसी के घर से निकालना ये अच्छी बात नहीं है और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये नाइंसाफी है साईं, आपके साथ भी और हम सबके साथ भी। हाँ साईं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कहीं नहीं बाहर निकालेंगे। हम इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से। बाहर निकालेंगे। कौन रोकेगा हमें? हम रोकेंगे। इस शिरडी का एक एक बच्चा, एक एक औरत और एक एक आदमी रोकेगा। आपने मेरे साई के अच्छाई का फायदा उठाया ना, अब देखो क्या करते हैं ये लोग। बाहर निकालो इसे। रुक जाओ, पीछे हटो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साहब, ये लोग बदतमीजी पर उतर आए हैं। अब भी आप शांत हैं? नंदलाल, गुस्सा तो कोई भी कर सकता है। असली शक्तिशाली आदमी वो होता है जो सबको अपने पक्ष में कर ले। देखिए भाइयों, यूं आक्रोशित होने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इस समस्या का समाधान हम बातचीत से भी निकाल सकते हैं। ये कह रहा हूं कि हम उसे आज नहीं छोड़ेंगे। बाहर आओ तुम, बाहर निकालो इसे। ये तुमने बहुत अच्छा किया साई। मुझे फौरन खंडहर के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं खंडहर के अंदर पहुंच गया तो कागजात के हिसाब से इस जगह पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हमें अंदर जाने दीजिए साई। मेरी बात सुनो। मत आओ साई, हमें जाने दीजिए। बचाओ! नंदन, मदद करो। ये साहब को क्या हुआ है? नंदन, बचाओ, बचाओ मुझे। नंदन, बचाओ। ये इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ साहब? नंदन, बचाओ मुझे। शांत हो जाओ। जरूर ये तुमने किया है साई। काला जादू करके मेरा अपमान किया है इन सबके सामने। साई, पाखंडी, मैं जानता हूं ये सब कुछ तूने किया है। रुक! साई पे हाथ उठाने की कोशिश किसने? इसके दुस्साहस का दंड इसे मिलना ही चाहिए। छोड़ना मत इसे। हाँ, मारो इसे। रुक जाओ।
ये क्या कर रहे हो तुम लोग? श्रद्धा और सबूरी का पाठ इतनी जल्दी भुला दिया तुम लोगों ने। हिंसा हमारा रास्ता तो नहीं था। किसी से नफरत करना ये हमारा रास्ता तो नहीं था। तो फिर किस राह पर निकल पड़े हो तुम लोग? साईं, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन इसने आप पर हाथ उठाने की जरूरत की है। हाँ साईं, अब हम और धैर्य नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि हम में से किसी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, और ना ही हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन साईं, आप ही तो कहते हैं अन्याय करने से कहीं बड़ा पाप अन्याय सहना है। इसलिए आप इनसे कहिए ये तुरंत यहां से चले जाए, नहीं तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ साईं, अब हम अपने आप को और नियंत्रित नहीं रख सकते। पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम भी यही करोगे खंडू। उन्हें मत रोकिए साईं। नंदलाल ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। नंदलाल या मेरे बाकी आदमियों ने यहां पर जो कुछ भी कहा या किया वो मेरे इशारे पर किया। आप लोगों का गुनहगार मैं हूं। मेरे आदमियों को यहां से जाने दीजिए, और मुझे आप लोग जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। इन्हें जाने दो। जाइए। साई, पहले तो मैं आया था सिर्फ इस उद्देश्य से कि यह जमीन मेरी हो जाए, लेकिन आज जो अपमान हुआ है मेरा, उसके बाद ये मेरी जिद है कि इस खंडहर का कब्जा मैं लेकर ही रहूंगा। अब जब तक मैं तुम्हें इस खंडहर से नहीं, शिरडी से भी बाहर ना कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इन जैसे लोगों से निपटने के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ हैं साईं। हाँ साईं, हम लोग केवल आपका लिहाज करके चुप रहे, वरना हम लोग उन्हें ऐसा सबक सिखाते कि वो लोग जीवन भर नहीं भूलते। मुझसे प्यार करते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी के साथ हिंसा करके तुम मुझे उससे कहीं ज्यादा चोट पहुंचाओगे। साई, मेरी लक्ष्मी, तू तो बहादुर है। तेरी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। साई, अगर वो तुम्हें यहाँ से निकाल देते तो मेरा क्या होता? वो मुझे यहाँ से तो निकाल सकते हैं लक्ष्मी, लेकिन तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे जीवन से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तुम मेरे भावनाओं को नहीं समझ सकते साई। मेरे लिए साई और द्वारका में अलग नहीं है।
तुमसे मिलने से पहले मेरा जीवन कैसा था जानते हो ना? अछूत थी मैं। द्वारका माँ ही वो पहली जगह थी जहाँ से मुझे और बच्चों की तरह बच्चा समझा गया। कोई भेदभाव नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ साई। जब तुम सब ने अपने अपने दिलों में मुझे इतनी जगह दे रखी है, तो फिर रहने के लिए मुझे किसी और घर की कोई जरूरत ही क्या है? क्यों भाईजामा? रत्नाकर इस तरह तुम्हें द्वारका माई से निकालने का प्रयास कैसे कर सकता है साईं? और तुम खुशी खुशी जाने के लिए तैयार भी हो गए। देखा आपने कैसा है ये, कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा। आज जो कुछ भी हुआ वो कुलकर्णी सरकार के जानकारी के बिना, उनके शय के बिना ये तो संभव ही नहीं है। और हम सब जानते हैं कुलकर्णी सरकार की सोच साई के लिए कैसी है, इरादा क्या है। अरे आइए आइए रत्नाकर जी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। हो गया खंडर आपका? हरिओम। अरे देख क्या रहे हो, जाओ मुंह मीठा करवाओ इनका, इनकी मील के लिए जगह मिल गई है। हरिओम। जी सरकार। बात करनी है। हाँ हाँ, चलिए अंदर चलिए, बात करते हैं। आइए। तुम दोनों कहाँ चल दिए मुंह उठा के? नंदलाल भी तो गए उनके साथ। अरे वो सहायक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तुम दोनों जैसा नहीं है। हरिओम। हाँ हंता जी, अगर हम दोनों सहायक नहीं हैं तो है कौन? और उसके बाद होना क्या था? रत्नाकर साहब अपना समूह लेकर चले गए। वही, आपको साईं के लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनके पक्ष में, उनके समर्थन में इतने लोग खड़े हैं कि उन्हें कोई भी और कभी भी द्वारका माई से बाहर नहीं कर सकता। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? भाईजामा, लक्ष्मी तो बच्ची है, लेकिन क्या आपको भी बार बार याद दिलाना होगा? आप भूल क्यों जाती हैं कि मैं तो बैरागी हूं। मुझे किसी जगह, किसी वस्तु की कोई चाह नहीं, कोई मोह नहीं है। फिर चाहे वो जगह द्वारका माई ही क्यों ना हो। और अगर मुझे द्वारका माई से निकाल भी दिया तो भी तो मैं आप लोगों के बीच ही रहूंगा, आपके साथ। मैं द्वारका माई में रहूं या ना रहूं, रहूंगा तो तुम्हारा बेटा ही ना।
तो फिर चिंता कैसी, दुख कैसा, क्रोध कैसा, और जिसकी संभावना ही नहीं, तो उसका डर क्यों? कुलकर्णी सरकार, आपने मुझे जाने से पहले यह क्यों नहीं बताया कि खंडहर में रहने वाले उस बैरागी के पास अजीब अजीब जादुई ताकतें हैं? उसने मेरे चारों तरफ आग लगा दी थी। कोई शक्ति वक्ति नहीं है उसके पास रत्नाकर जी। सम्मोहन विद्या का उपयोग करके लोगों को भ्रमित करता है वो। आप तो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। गांव के भोले भाले लोग उसके काले जादू को चमत्कार समझ बैठे हैं और इसी कारण कुछ लोग उसके भक्त बन गए हैं। कुछ लोग? वहां तो पूरा का पूरा गांव मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और हम लोग वहां रुक जाते तो आसपास के गांव वाले भी आ जाते। आपको हमें बताना चाहिए था कि उसका पूरा गांव भक्त है। केवल आपकी गलती की वजह से हम पर क्या बीती है इसका अंदाजा भी है आपको? नंदलाल, तुमसे कितनी बार कहा है अपने ऊपर काबू रखा करो। कुलकर्णी सरकार, जो कुछ भी आज वहां मैं देख कर आ रहा हूं, उसके बाद ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा है कि आपको पहले से नहीं पता था कि उस बैरागी साई की शक्तियां क्या हैं, या फिर उसका शिरडी में प्रभाव क्या है, या फिर आपकी मंशा कुछ और थी। वरना मुझे सारी चीजें अच्छी तरह से समझाने के बाद ही आप वहां पर भेजते। मुझे कहा गया था कि शिरडी आकर मैं आपकी सहायता लूं, क्योंकि आप शिरडी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। और आपसे बात करने के बाद मैंने आपको 3 और गांव की प्रभुता दिलाने के लिए गवर्नर साहब से बात करने का मन भी बना लिया था। कुलकर्णी सरकार, मैंने आपकी शक्ति का जो मूल्यांकन किया है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती की हो। कहीं ऐसा ना हो कि शिरडी का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति आप नहीं, वो साई है। हरिओम, ये क्या कह रहे हैं आप रत्नाकर जी? कहां वो भिखारी और कहां मैं? देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चूक है, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको जो चाहिए वो मिले। लेकिन कैसे? मान लीजिए कि ये वो खंडहर है। अब देखिए, इसके आसपास की ये जो भूमि है और इस भूमि का हम अधिग्रहण करेंगे। ये चारों ओर की भूमि पर आपका अधिकार हो जाएगा। तब हम घेर देंगे ऐसे। उसके पश्चात कोई भी साईं से भेंट करने खंडहर तक नहीं पहुंच पाएगा। और तब उस पाखंडी के पास इस खंडहर को छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपको विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे? आपकी मिल बनाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैं सब करूंगा रत्नाकर जी। हरिओम। बढ़िया है। मैं एक जरूरी काम के सिलसिले से बंबई जा रहा हूँ। आपके 3 गांवों की बात भी गवर्नर साहब से कर लूंगा। अति उत्तम। नंदलाल, कुलकर्णी सरकार, ये मैं इंग्लैंड से लाया था। ब्रिटिशर्स इसे
अपनी जेब में बहुत हिफाजत से संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनके लिए समय का महत्व बहुत अधिक होता है। ये मैं आपको भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। और चाहता हूं कि आप भी इसे बहुत संभाल कर रखें, ताकि ये आपको याद दिलाती रहे कि समय आपके पास भी बहुत कम है और बहुत मूल्यवान है, और उस मूल्यवान समय का सदुपयोग करना है, बर्बाद नहीं। जब आप मेरा काम करके लौटेंगे तब आप देखेंगे कुलकर्णी सरकार की शक्ति क्या है शिरडी में, और वो क्या नहीं कर सकते हैं। हरिओम। प्रणाम। हरिओम। अंता पंता मुनीम को बुलाओ। राम जी भला करेंगे। तुम्हारे राम जी सिर्फ तुम्हारा ही भला करते हैं साईं। तुम्हें द्वारका माई से निकालने की कोशिश की तो सारे गांव वाले तुम्हारे साथ आके खड़े हो गए। इतने सारे लोगों को अपने साथ अपनी तरफ कैसे कर लेते हो साईं? वो सारे लोग तुम्हारे लिए किसी के प्राण भी ले सकते हैं, और एक मैं हूं जिसके साथ कोई नहीं है। तुम्हारी परेशानी क्या है, ये बताओगे मुझे? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई। मैं सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ हूं। हमारी 5 साल की शादी, हमारे गृहस्थ जीवन का कोई महत्व ही नहीं है उसके लिए। मैं दिन रात काम करता हूं ताकि हमारे बच्चे के भविष्य में कोई दुख ना हो। क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? हाँ साईं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उसका कहना है कि मैं उसे समय नहीं देता हूं। अब आप ही बताओ साईं, क्या मैं हमेशा उसके पास बैठा रहूं? अरे मैं उसके लिए ही काम करता हूं ना साईं। लेकिन उसका कहना है कि उसे पैसे से ज्यादा मेरी जरूरत है। हो सकता है वो सच कह रही हो। अगर ऐसा होता तो वो बुरे वक्त में मेरा साथ देती। चले गए। उठो। मुझे छोड़कर चली गई मुझे वो। तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरे बेटे को भी ले गई, कर्जा हुआ, सबने मुंह मोड़ लिया, सबने मुंह मोड़ लिया। कर्जा हुआ तो छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई। सबने मुंह मोड़ लिया। हरिओम। अरे तो कोई तो होगा खंडर के आसपास वाला जिसने ब्याज चुकाने में विलंब पे विलंब किया होगा। देखो ठीक से देखो। मिल गया सरकार। कौन है? पंडरी। पंडरी? मोहलत देने के बावजूद भी
उसने अभी तक सूद नहीं चुकाया। हाँ सरकार, पंडरी आज सुबह ही आया था। आप बहुत खुश थे, लेकिन आपने उसे कुछ दिनों की मोहलत और दे दी थी। मतलब पंडरी के पास सूद चुकाने के लिए जब सुबह पैसे नहीं थे तो अभी कैसे होंगे? क्यों सरकार? हरिओम हरिओम। जाओ शीघ्र लेके आओ उसे। जी सरकार। हरिओम। मुनीम, मेरे पिताजी ने कहा था कोई भी व्यक्ति ऋण ना चुकाने के स्थिति में जब तक ना पहुंचे तब तक उसे ऋण देते रहो, फिर उसके पास एक ही चारा बचेगा। हरिओम हरिओम। एक रिश्तेदार ने दी थी मुझे, आपके हिसाब से कितना पैसा हो जाएगा? इसका मैं आपको 3.5 रुपए दे सकता हूँ। इतने में तो बहुत सारे बीज आ जाएंगे। कल सुबह सुबह खेत की बुआई कर देंगे। बीज लेने के बाद कुछ पैसा बचा है, मैं सोच रहा हूँ कुलकर्णी सरकार का सूद दे दूं। जितना खेत के लिए बीज जरूरी है उतना ही पेट के लिए अनाज। घर में राशन खत्म हो गया है, बचे हुए पैसे भी कुलकर्णी सरकार को दे दोगे तो हम खाएंगे क्या? पंडरे, सरकार ने तुम्हें बुलाया है। अभी तुम घर जाओ, मैं सरकार से मिलके आता हूँ। चलो। मुझे पैसे चाहिए पंडरी। लेकिन सरकार, आपने खुद ही तो मुझे मोहलत दी थी। मोहलत तुम्हें इसलिए दी थी मैंने कि तुमने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है सरकार, और यदि बीज लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं तो ब्याज के लिए भी होंगे। बीज बहुत जरूरी था सरकार। जितना आवश्यक बीज है तुम्हारे लिए उतना ही आवश्यक मेरे लिए ब्याज, समझे? और सुनो, अब ब्याज की राशि हो गई है 4 रुपया। 4 रुपए? अरे भाई, समय पर ब्याज नहीं चुकाओगे तो बढ़ेगा ना वो। लेकिन सरकार, मेरा तो मूल भी इतना नहीं था, फिर ब्याज इतना कैसे हो गया सरकार? क्या कहा तुमने? हाँ? प्रश्न उठाता है मेरी सत्यता पर? राजा हूं मैं, राजा शिरडी का, समझा? तेरे 2-4 रुपए के लिए असत्य कहूंगा तुझसे? ये देख देख, तेरा अंगूठा है इस लेखा बही पर, इसका अर्थ समझता है तू? तेरी ऋण की शर्तों पर सहमति है। देख अपनी आंखों से। सरकार, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है सरकार। तो क्यों प्रश्न उठा रहा है? तेरे पास 24 घंटे हैं। कितने? 24 घंटे, अर्थात कल दोपहर 12 से पहले तुम्हें 4 रुपए लाकर देने हैं मुझे। हरिओम। पैसे लेके आओ और अपने बीज लेके जाओ। पैसे देने के पश्चात ही तुम बीज बो सकते हो, और यदि समय रहते तूने ब्याज की राशि नहीं चुकाई तो तेरी जमीन जो मेरे कब्जे में है वो भूमि मेरी हो जाएगी। नहीं सरकार, सरकार ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो सरकार। सरकार, ना अनर्थ मत करो सरकार, मुझ पर रहम करो सरकार, मेरा बीज दे दो सरकार। सरकार, इतने समय में 4 रुपए कहाँ से लाऊंगा सरकार?
ये तेरी समस्या है पंडरी, मेरी नहीं। स्मरण रहे, कल दोपहर से पहले तुम्हें पैसे लाकर देने हैं। हरिओम। मेरा अच्छा समय बताने ही आई है ये। कुलकर्णी से जमीन लेने के बाद उस जमीन को कुछ सालों के बाद सोने के भाव पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाऊंगा। जब इसी तरह अमीर बना जा सकता है तो मिल बनाने के झंझट में कौन पड़ेगा? इतने कम वक्त में इतने रुपए कहाँ से चुकाऊंगा? ऐसी स्थिति में हम गरीबों की मदद भला कौन करेगा? खुद को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।